Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो देखिएगा, आज जो हम पढ़ने वाले देखो वो औसत का पार्ट नंबर अगला पढ़ने वाले हैं, जिसमें जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वो चाल से संबंधित क्वेश्चंस पढ़ेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। वैसे तो देखो चाल को बेसिकली पढ़ा जाता है, वो ट्रेन वाले जो प्रॉब्लम्स क्वेश्चन होते हैं, ट्रेन संबंधी जो क्वेश्चन होते हैं, ट्रेन समस्या के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें पढ़ा जाता है अच्छे से, या फिर चाल को पढ़ा जाता है बोर्ड संबंधी जो क्वेश्चन आते हैं, नव धारा नाव और धारा संबंधी क्वेश्चन आते हैं, वहां पे विपरीत चाल और समांतर चाल के अंतर्गत इन क्वेश्चन को पढ़ा जाता है। लेकिन थोड़ा सा औसत में भी चाल का चर्चा की जाती है, थोड़ा सा औसत में प्रश्नावली के अंतर्गत भी चाल का थोड़ा सा विवरण मिलता है, जिसमें जरा से क्वेश्चन, दो टाइप क्वेश्चन बनते हैं, उनको मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक है ना, बहुत ही शानदार तरीके से इन क्वेश्चन को आपको कराऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई चाल क्या होती है। सबसे पहले बात, चाल क्या होती है इसका पता होना चाहिए, और औसत में इस चाल का कैसे प्रयोग किया जाएगा ये आपको पता होना चाहिए इस प्रश्नावली के अंतर्गत। वैसे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इस प्रश्नावली में करवा दिए, बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको क्वेश्चंस को करवाया है। और वैसे भी कल का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि कल हम जो पढ़ेंगे वो चाल से संबंधित क्वेश्चन पढ़ने वाले, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको जो पढ़ाऊंगा शायद ही आप कहीं पढ़ पाओ। बिना एक्स और बिना सूत्र के मैथ को आपको पढ़ा रहा हूँ, ये शायद आपको अन्य क्लासों में देखा होगा, और बहुत ही शानदार बेसिकली तरीके से मैं आपको मैथ को पढ़ा रहा हूँ। कोई भी फॉर्मूला नहीं, कोई एक्स नहीं, सिंपल है, साधारण तरीके से। ठीक है, ये आपको पढ़ाने जाऊंगा। तो चलिए, अगर चैनल पर आए हो ना तो एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तभी मिलेगा तब जाकर आप इनको सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिए। चलिए, अपनी जगहों को जमाएंगे बोर्ड की तरफ। मैं आपको सिखाता हूँ कि औसत में चाल वाले क्वेश्चनों को और जो पारिवारिक क्वेश्चन होते हैं कैसे किया जाएगा। देखो, पहला हम समझेंगे चाल। चाल क्या होती है? अगर चाल की अगर हम चर्चा करें तो चाल के बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है? वो होता है दूरी बटे में समय। भाई जिसका ये सूत्र होता है दूरी बटे में समय, ये होती है चाल। सबसे फंडा होता है चाल बराबर होती है दूरी बटे में समय। अब इसका कैसे प्रयोग किया जाएगा इस चीज को आपको समझाना मुझे, बस कि आप कैसे कैसे इसको कर पाओगे। ठीक है ना, चाल बराबर दूरी बटे में समय। अब एक चीज को समझना, औसत के जो अंतर्गत आती है, देखो कि मानो इस बिंदु से लेकर कोई रेलगाड़ी इस बिंदु तक जाती है, रेलगाड़ी हो या फिर कोई भी कार, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, मोटरसाइकिल वगैरह कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना, इस बिंदु से मानो कि इसकी 1 किलोमीटर दूरी थी, यहाँ से यहाँ तक उसे 1 किलोमीटर दूरी तय करनी है। अब वो इधर से इधर गया, यानी यहाँ से इस बिंदु तक गई, तब भी उसने 1 किलोमीटर दूरी तय करी। चाहे वो इधर बिंदु से इधर की ओर आए, तब भी उसने 1 किलोमीटर दूरी तय करी। कितनी करी? 1 किलोमीटर दूरी, यानी कि जाते समय और आते समय में समान दूरी तय करी। अब क्वेश्चन आपके औसत में कैसे बनते हैं कि कोई ट्रक या फिर बस, रेलगाड़ी या फिर व्यक्ति ए बिंदु से बी बिंदु तक समान गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ही वापस आता है, तो उस व्यक्ति की औसत चाल क्या थी, या फिर अगल अगल चाल में आता तो उसकी औसत चाल की। ये आपके क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो जब वो समान गति से जाता है और समान गति से आता है, जिस गति से वो गया था उसी गति से आया, यानी कि उसने जाते समय भी उतनी दूरी तय करी और आते समय भी दूरी उतनी तय की। हाँ, ये इसमें अलग हो सकता है कि हो सकता है यहाँ पर उसने स्पीड ज्यादा थी, इसकी स्पीड कम थी। स्पीड में परिवर्तन आ सकता है, आपके समय में परिवर्तन आ सकता है, लेकिन चाल यानी उसकी जो दूरी उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि इस बिंदु से इस बिंदु तक की जो दूरी हमने निर्धारित करा कि वो 1 किलोमीटर है। जाएगा तब भी 1 किलोमीटर दूरी तय करेगा, आएगा तब भी 1 किलोमीटर दूरी तय करेगा। अब इसमें एक फर्क हो सकता है, यहाँ पे मान लो वो चल रहा है, मान लो 2 मिनट में दूरी तय कर रहा है, और हो सकता है यहाँ पर 3 मिनट में दूरी तय करे, यानी कि उसकी चाल तो वही रहेगी, समय में परिवर्तन आ सकता है, दूरी भी वही रहेगी। चाल उसकी अलग हो सकती है लेकिन उसकी दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान रखना इस चीज का, ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट थी समझने के लिए। अब देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा वो चीज समझना। ठीक है ना, देखो भाई, चाल बराबर जो ये फॉर्मूला होता है ये होता है दूरी बटे में समय। लेकिन इसी को एक और तरीके से भी किया जा सकता है। वो कैसे? अगर मुझे समय प्राप्त करना हो, अगर मुझे समय प्राप्त करना हो तो मैं कैसे करूंगा? देखो, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। क्या होता है? दूरी बटे में चाल। अब ये कैसे होता है? देखो, आपको पढ़ा होगा, आपने जब आप पढ़ते होंगे शायद 4th 6th क्लास, 4th 5 6 क्लास में, तब आपने एक कैंची वाला गुना किया होगा इस तरीके से कि इसका गुना इससे कर दो, इसका इसमें भाग दे दो, यानी कि इसका अगर दूरी निकालनी हो तब इन दोनों का गुना कर दो, दूरी निकालनी हो तब इन दोनों का गुना कर दो, दूरी निकालनी हो तब आप क्या करोगे? इन दूरी निकाल लो, इन दोनों गुना, समय गुना चाल, समय गुना चाल। ये 3 फॉर्मूले बनते हैं इस प्रश्नावली के अंतर्गत। हालांकि देखो, इसमें हम फॉर्मूला का कोई यूज करेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये फॉर्मूला होते क्या है, ये फॉर्मूला बनते कैसे हैं। ठीक है ना, तो ये देख, हमारा चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल, और दूरी बराबर होता है समय गुना में चाल। क्योंकि ये तो आपने कैंची या गुना आपने पढ़ा होगा पहले से, आपको पता होगा, इस चीज में कुछ बताना नया नहीं बताया मैंने, पता होगा आपको। लेकिन अब जो मैं आपको बताऊंगा वो बिल्कुल यूनिक और नया बताऊंगा। देखो, जो औसत प्रश्नावली होती है इसमें जो चाल बराबर होता है वो क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, वो ये होता है कि
2x प्लस वाई बटे में, यानी कि 2x प्लस वाई में x प्लस में y। एक तो इसका फॉर्मूला ये होता है, या फिर ये फॉर्मूला आपको ऐसे मिल सकता है ए बी बटे में a प्लस बी में, दोनों ही सेम फॉर्मूला x y का अंतर है। अब ये तो या तो ऐसे मिलेगा आपको या फिर ऐसे मिलेगा। आखिर ये फॉर्मूला बना कैसे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आखिर ये फॉर्मूला बना कैसे। अब कैसे बना वो चीज समझना। देखो ये फॉर्मूला बनता कैसे वो चीज समझनी है आपको। देखो कि ये रेलगाड़ी थी, इस बिंदु से इस बिंदु तक गई, ध्यान देना इस चीज को, इस बिंदु से इस बिंदु तक ये रेलगाड़ी जाती है और यहाँ पर दूरी कितनी तय करती है, वो दूरी तय करती है 1 किलोमीटर की। मानो 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस वो 1 किलोमीटर की है। अब यहाँ से कोई रेलगाड़ी यहाँ तक जाती है, इधर से इधर की हो जाती है, वो 1 किलोमीटर दूरी तय करती है, और इधर से इधर की ओर आती है तब भी कितनी करती है, वो 1 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक, अब ध्यान रखना, देखो इधर से जा रही है, देखो ध्यान देना, इधर से जाते समय उसने 1 किलोमीटर दूरी तय करी और आते समय भी उसने 1 किलोमीटर दूरी तय करी। ठीक, आते समय भी 1 किलोमीटर और जाते समय भी 1 किलोमीटर उसने दूरी तय करी। मैं देखो आपको इस फॉर्मूले बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, फॉर्मूला बनता कैसे, ठीक है ना, इसको समझना। तो उसने जाते समय भी 1 किलोमीटर दूरी तय करी और आते समय भी उसने 1 किलोमीटर दूरी तय करी। ठीक, ठीक है भाई। उसके बाद अब उसने जाते समय 1 किलोमीटर दूरी तय करी थी, लेकिन किस चाल से चली, वो चाल से इनकी यहाँ पर कोई ना कोई तो भाई स्पीड रही होगी ना, कुछ ना कुछ स्पीड रही होगी। मानो उसकी स्पीड x थी, मानो उसकी स्पीड x थी, इधर से गई। मैं पहले बताऊंगा, यहाँ पर मान लो उसने 2 मिनट में दूरी तय करी, हो सकता है यहाँ पर 3 मिनट में कर दे, हो सकता है 1 मिनट में कर दे, यहाँ की चाल अलग हो सकती है। इसी प्रकार उसने मानो 1 किलोमीटर दूरी आते समय तय करी, किस चाल से, y चाल से तय करी। ठीक, अब समझो, अब इस चीज को समझना। अब इस फॉर्मूले को बनाने की कोशिश कर रहा हूं, फॉर्मूला बनता कैसे। देखो यहाँ पर टोटल कितना हो गए, 2 हो गए, बटे में क्या पे 1 प्लस में x प्लस में 1 बटे में y। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा, x प्लस y, इनका एलसीएम आ गया, और यहाँ पे x से x कट गया, x y तक क्या बचा x, देखो x से x कट क्या बचा y प्लस में, इधर x थे यानी y से y कट गया, x बचा, क्या बचा x, और बटे में 2, यानी कि ऊपर इसके क्या था 2। अब इसका ऊपर पहुंच जाएगा, क्या पहुंच जाएगा, ये तो ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि इसका क्या होता है, इसके बटे में 1, तो ये यहाँ पे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये कहाँ पहुंच गया, ऊपर है कि 2xy बटे में y प्लस में x, या फिर x प्लस में y। आप जब 2 प्लस 3 करो तब भी 5 होता है, और 3 प्लस 2 करो तब भी कितना होता है, 5। ये मैथ का रूल्स चलता है, ठीक है। इस चीज को आप जान लो, या फिर y प्लस x हो या फिर x प्लस y कर दो, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तब ध्यान रखना कैसे कैसे फॉर्मूला बना, ये चीज आपको समझ में आ जाएगी कि जो चाल औसत निकाली जाएगी वो ऐसे निकाल जाएगा, फॉर्मूला बना कैसे, ऐसे। तो इसको हम फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है, हमको इस फॉर्मूले से कोई भी मतलब नहीं है। अब आपका क्वेश्चन ऐसे आता है, मानो कि एक रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटे चाल से जाती है और तथा y किलोमीटर प्रति घंटे चाल से वापस आती है, तो उसकी चाल क्या थी, तब उसकी चाल ये होती है, तब उसकी चाल क्या होती है, ये होती है। समझे कि एक रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटे चाल से जाती है। देखो एक रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटे चाल से जाती है और जो वापस आती है वो y किलोमीटर प्रति घंटे चाल से आती है। तो उसकी चाल हमसे पूछी जा रही है, भाई उसकी चाल क्या होगी। तो उसकी चाल सिंपल देखो क्या होगी, अब आपको पता होगा, सिंपल में आपको पता लग जाती है x प्लस वाई बटे में x प्लस वाई, ये उसकी चाल होती है। ये फॉर्मूला डायरेक्टली हमसे पूछा भी जा सकता है औसत के अंतर्गत, यानी कि उसकी औसत चाल क्या होगी। ये फॉर्मूला बहुत बार एसएसजीडी में बहुत बार पूछ लिया गया, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बहुत बार एसएसजीडी में पूछ लिया गया। क्वेश्चन इसी पे करता है कि कोई रेलगाड़ी x किलोमीटर चाल से जाती है और y किलोमीटर चाल से वापस आती है, तब उसकी औसत चाल क्या होगी। ये क्वेश्चन होता है और उसका फॉर्मूला ये होता सीधा सा, ये आंसर उसका यही होता है, यही पूछ जाता है तब उसकी औसत चाल क्या होगी। तो ध्यान रखना, इस चीज को भी आप विशेषकर ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक व्यक्ति अपने घर से बाजार 18 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से जाता तथा 12 किलोमीटर घंटे चाल से वापस लौटता, तो उसकी पूरी यात्रा में औसत चाल क्या थी। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। देखो देखो इतना डिफिकल्ट नहीं जितना आप सोच रहे हो, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न, समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ज्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं। देखो कि एक व्यक्ति अपने घर से बाजार 18 किलोमीटर प्रति घंटे चाल जाता, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो उसकी पूरी यात्रा का
पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात करो। अब देखो चीज को समझना, देखो उसने मानो कि 18 किलोमीटर, देखो वो व्यक्ति इस बिंदु से यहाँ पर गए कि मानो इसका वो यहाँ पर घर बना हुआ था, देखो इसका मानो कि वो घर बना हुआ था, देखो मैं आपको बताता हूँ, इसका मानो कि वो घर बना हुआ, ठीक है ना, यहाँ पर वो घर है इसका, ये झोंपड़ी कैसे बनती, कुछ इस प्रकार बनती है, चलो इसका माने कि घर था, ठीक है ना, यहाँ पर घर था, ये उसका बाजार था जहाँ पर अन्य प्रकार विभिन्न प्रकार के सामान होते हैं, बाजार। अब यहाँ से यहाँ तक दूरी, चाहे वो आए तब भी उसको मानो 10 किलोमीटर थी, और वापस जाए तब भी उसको कितनी थी, 10 किलोमीटर, यानी कि इधर से इधर जाए तब भी उतनी दूरी तय करनी, इधर से इधर तब भी उसको उतनी ही दूरी तय करनी। समय तो देखो अलग अलग लग रहा है, यहाँ पर चाल थी 18 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से, यहाँ पर आया था तब वो है 12 किलोमीटर चाल से, यानी कि तब 12 किलोमीटर दूरी तय करी, 12 किलोमीटर चाल से तब भी 10 किलोमीटर दूरी तय करी, और जब 18 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से था तब भी उसने 10 किलोमीटर दूरी तय करी। मैं यही चीज आपको बार बार समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या होता है, इसमें जो क्वेश्चन होता है दूरी समान होती है, इसको आप गांठ मान लीजिएगा, औसत चाल में हमेशा दूरी समान होती है, औसत चाल में हमेशा दूरी समान होती है, समय में चेंज हो सकता है, चाल में अंतर आ सकता है, लेकिन दूरी समान होती है, ठीक। अब देखिएगा, तो वो क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि 18 किलोमीटर घंटे की चाल से चला और वापस आया 12 किलोमीटर घंटे की चाल से। मैंने क्या बताया, कोई x किलोमीटर घंटे की चाल से जाता है, y किलोमीटर घंटे की चाल से आता है, तब उसकी औसत चाल होती है क्या, 2x प्लस वाई, और x यानी कि x प्लस वाई। अब ये फॉर्मूला मत समझना, ये फॉर्मूला नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया क्या चीज है, फॉर्मूला नहीं है। अब इसको आप रटना नहीं है, आपको ये समझना है कि जब कोई जाता है तो कैसे कैसे आता है, उसकी समान दूरी, फॉर्मूला नहीं, कभी आप उसको फॉर्मूला समझ लो, सर आप तो मना करे थे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको किताबों में मिल रहा होगा फॉर्मूले के तौर पर, लेकिन फॉर्मूला नहीं है। रियल टाइम देखा जाए तो इस क्वेश्चन करने का बेसिक तरीका है, इस क्वेश्चन करने का बेसिक तरीका फॉर्मूला नहीं है। देखो अब क्या है कि 2 तो इधर आ गया, गया किससे, 18 किलोमीटर चाल से, 18 किलोमीटर गुने में कितनी चाल से वापस आया, 12 किलोमीटर चाल से, बटे में x प्लस वाई, 18 प्लस में कितना आ जाएगा, 12। अब इसका आप आपस में गुना कर दिएगा, आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखो 18 दूना कितना हो गया 36, गुना में 2 गुना में 6, अब 12 को 2 गुना 6 भी लिख सकते हैं, इधर कितना आ जाएगा, इधर अपना आ जाएगा कितना 20 30, कितना आ जाएगा 30, ठीक है ना। इसको कर दो, देखो 18 में कितना हो जाएगा 72 गुने में 6 बटे में 30, 30 से काटा 5 बार, और 5 से इसको 72 काटा कितनी बार कटता है, 5 एकम 5 बचा कितना 1, और 5 दूना 10.4, 12.4 उसकी औसत चाल कितनी हो जाएगी, 12.4 उसकी क्या हो जाएगी, औसत चाल हो जाएगी। देखो एक मिनट, सही है क्या, 5 छः 30, 5 एकम 5 बचे 2 बच जाएंगे यहाँ पे ना, 2 बचेंगे ना, तो कितना आ जाएगा 22 चौका, ठीक है आप सही है ना, बचे 2, ठीक है, तो इसका आंसर बन जाएगा 14.4%। ऐसे भी इन आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। देखो अगर आपको कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसे टुकड़े कर लीजिए उस चीज के, जैसे मानो मैं यहाँ पे 12 के टुकड़े करे, मुझे पता 18 में 36 होते हैं, मैंने 12 टुकड़े कर लिए, 2 गुना 6, तो इसका गुना कर दिया 12 से, कितना आ गया, मुझे पता 36 में 72 का गुना में 6 से सीधा कट जाता, मुझे पता था, तो ऐसे भी आप कैलकुलेशन करके आसानी से निकाल देते हो। देखो इसका आंसर कितना इजी वे में आ गया। अगर आप इसको और तरीके से करते हो तो वो आपकी बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, इसको तरीका करना है, सिर्फ यही तरीका, बहुत शानदार तरीका, बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, इसको आप और तरीके से कर सको, ठीक है ना, और भी आसानी से। देखो इसको ऐसा कर लीजिए, कोई व्यक्ति या फिर अपने घर से 10 किलोमीटर चाल से जाता है और 20 किलोमीटर चाल से आता है, तब क्या होगा, देखो 2 गुने में 10 गुने में 20 बटे में कितना आ जाएगा, 20 प्लस में 10, तो कितना हो जाएगा, इधर कितना हो गया, देखो 20 दुनिया की कितना हो गया 40, और कितना हो गया 100 400, और कितना होगा अपने पास 30, 0 से 0 काटा कितना आ गया 1, और 9 3 यानी कि 33 ऐसा जाएगा 19.33, क्योंकि 3 एकम 3 बचे, 13 3 9 1 1 कितना आ जाएगा अपने पास आ जाएगा 19.33, 19.33 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे में आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको कराने जाऊंगा। देखो एक क्वेश्चन को बार बार कराना मेरा वो नहीं है कि आपको मैं सिर्फ क्वेश्चन ही कराऊं, मेरा मकसद ये होता है कि आपको हमेशा कुछ नई चीज सिखाए। एक क्वेश्चन सिर्फ एक बार करवाया जाए, तरीका वही हो, क्वेश्चन अलग हो सकते हैं। देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति के बीच का जो अनुपात है वो अनुपात है 5:3:2। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, तो जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करती, तो कार व जीप की औसत गति क्या थी। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आप समझने की कोशिश करिएगा। देखो एक कार जीप और ट्रैक्टर,
ट्रैक्टर की गति गति के बीच का अनुपात यानी कि रेशो, ठीक है ना। अनुपात क्या है, वो अनुपात 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है। देखो समझना क्वेश्चन को, 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो कार व जीप की औसत गति क्या है। देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि देखो आपके सामने एक कार, जीप, ट्रैक्टर, 3 आपके सामने वाहन है, कार है, जीप है, ट्रैक्टर है, कि गति के बीच जो अनुपात है वो 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर गति की 250% है, तो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो कार व जीप की औसत की दूरी क्या थी, गति आपको पूछनी। देखो के से कार और जे से जीप और आपकी टे से ट्रैक्टर, ठीक है ना। इनका अनुपात क्या, 3:5:2, इनके बीच में रेशो है, ठीक है ना। लेकिन फिर कह रहा वो जीप की गति ट्रैक्टर गति की, देखो जे से जीप और टी से ट्रैक्टर की गति कितनी, 250, यानी कि जीप की जो गति है ट्रैक्टर की 250, जीप की जो गति है वो कितनी, ट्रैक्टर की 250, यानी कि ये अगर अपने आप में 100 थी तो ये कितनी थी, 250 थी, ठीक है ना। क्योंकि ट्रैक्टर अपने आप में कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो ये इसकी ट्रैक्टर गति की कितनी थी, जीप 250 थी, तो इसका रेशो निकालें कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साहब 5×10, 2:5:25, कितना आ गया, 5:2, इसका रेशो निकल कर आ गया ट्रैक्टर और जीप का। जीप और ट्रैक्टर का अनुपात निकल कर आएगा 5:2। तब कह रहा है कि 12 किलोमीटर घंटे 360 किलोमीटर दूरी तय, 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय कर, तो तब कार की हमको वो पूछ रही कि उसकी रियल में उसकी क्या थी, जीप और कार की गति। तो देखो आसानी से हम निकाल सकते हो, देखो कि इसकी देखो कितना करेगा, 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, तो हम 1 घंटे की निकाल सकते हैं। देखो 1 घंटे में कितना करेगा, तो आसानी आप बता सकते हो कि 360 में 12 घंटे में चले तो एक कितना आ जाएगा, 12×3=36, 30 किलोमीटर, ठीक है ना। 1 घंटे में कितनी चलेगी, 30 किलोमीटर आपकी चल जाएगी। अब आपकी देखो ये जो गति निकल कर ट्रैक्टर उसकी क्या, ये कह रहा है कि जीप की गति ट्रैक्टर गति की 250 जो प्रतिशत है, जो कि 12 घंटे में, यानी कि इसकी गति है, ट्रैक्टर जीप की बात हो रही है, 30 किलोमीटर है। अब इसमें कह रहा है कि इसकी अनुपात क्या था, इसका अनुपात था भाई अपने पास 5:2। अब क्या कह रहा है वो अनुपात, देखो सिंपल में आप निकाल सकते हो। देखो कि देखो 30 किलोमीटर चल रही है जीप ट्रैक्टर से, तो देखो 30 गुने में 5 में कितना आ जाएगा अपने पास, 5 में कितना आ जाएगा, 2, कितना आ जाएगा, 5 कितना आ गया, 15 दूनी कितना आ गया, 15, 15×5 75। तो हमको पास जीप की जो गति निकल कर आ गई वो कितना आ गई, 75, यानी कि जीप की जो गति निकल कर आ गई वो कितनी आ गई, 75 किलोमीटर, ठीक है ना। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कार की गति क्या थी, कार की गति अब हमसे पूछी जा रही है, ठीक है ना। तो कार गति आसानी से हम निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, देखो तो जीप की गति, यानी कि देखो कार व जीप ट्रैक्टर की यहां से अनुपात निकालेंगे आसानी से। जीप की गति कितनी निकाल कर हमारे पास, जीप की देखो हमारे पास देखो कार और जीप, यानी कि कार और जीप। अब हमारे पास देखो कार का अनुपात कितना था, 3, और जीप का कितना था, 5, ठीक है ना। तो जीप की जो गति हमारे पास कितनी आएगी, 75 किलोमीटर आएगी। तो सिंपल वे में आप 75 लिख दोगे, 75 कार की आएगी, बटे में क्या लिखना, सबसे बड़ी बात है बटे में क्या लिखना, तो बटे में कितना आ जाएगा, सॉरी 1 मिनट, 75 गुना में 3 बटे में कार की, जीप कितनी, 5, ठीक है ना। तो आसानी से इसको काट दिए, कितना बार कट जाएगा, ये कट गया 25 बार, नहीं 25 बार क्यों, तो ये कट जाएगा 15×5=75, 15 बार कट गया, इतने में आएगा 45। तो ये हमारी गति किसका आ गई, हमारी कार की गति आ गई, 45 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से क्या आ गई, कार की गति आ गई, ठीक है ना। अब हमसे पूछा रहा है कि कार व जीप की गति का औसत क्या था, औसत क्या था, तो आप आसानी निकाल सकते हो 75 प्लस में, देखो K + G,
कितना होगा, कार प्लस जीप यानी कि 75 प्लस में 45 बटे में कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 2 है राशियों का योग बट राशियों की संख्या में पढ़ा होगा तो कितना हो जाएगा, देखो 0 और अपने पास 11 और 12 का 2 को वहां से लगी 2 से काटा कितना आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका क्या बन जाएगा, इसमें आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। तो प्यार साथियों आशा करूंगा कि ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई। एक बार फिर समझिए क्वेश्चन, आप मुझे बता आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, एक बार फिर समझने की कोशिश कीजिए। देखो ये आपके पास था कार जीप का जो आपका अनुपात है, ये आपके सामने अनुपात स्पष्ट दे रखा, वो मैंने लिख दिया। उसके बाद कह रहा है जो जीप की जो गति है ना वो ट्रैक्टर गति की 250% है। तो ये था जीप थी हमारे पास, ये क्या थी, देखो ये हमारे पास जीप थी, ये ट्रैक्टर था। अपने आप कोई चीज 100 होती है, ये 250 होती है। अनुपात में निकाला 5:2 आ गया। जीप और ट्रैक्टर का नया अनुपात आ गया 5:2। लेकिन वो कह रहा कि जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय कर, जीप है ना वो की ट्रैक्टर गति से इतनी है, लेकिन 12 घंटे में इतनी दूरी तय करती है। तो 1 घंटे में कितनी करी, मैं 1 घंटे में 30 किलोमीटर दूरी तय करी। आसान निकाली, यहाँ तक आपको समझ में आकर निकाल सकते हो। वहां के बाद क्या कह रहा है कि 30 घंटे में 1 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूरी तय कर रही 1 घंटे में, और उनका रेशो क्या है 5, यानी कि जीप को कितना 5 और बटे में ट्रैक्टर कितना 2। तो इससे निकाली 75 किलोमीटर घंटे की आ गई। यानी कि रियल में अगर देखा जाए तो जीप 1 घंटे में 75 किलोमीटर दूरी तय कर रही है 1 घंटे में। ठीक है ना। तो जीप की कार की जो गति आ गई वो आ गई 75 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद वो कह रहा है कि भाई कार व जीप की औसत है, कार की जीप की तुमने निकाल लिया, अब मुझे कार की, तो कार का औसत कितना 3, कार का औसत कितना 3, तो जीप कितना 75 गुना में 3/5। ये 3 जीप 5 वाला इसका आ गया, इसका 5 किसका आ गया अपने जीप का। तो इससे काटा 15 बार कट गया, 15 गुना 3 से कितना 45 किलोमीटर। यानी कि जीप की गति कितनी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी कितनी कार की 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो कार प्लस जीप 2 हो गए, कार प्लस जीप तो योग कितना हो गया इनका 120 का, कार की और इसकी योग देखा जाए तो 120। अब योग 2 कितनी, कार एक जीप 2 होती ना, टोटल कितनी है 2, तो 120 में 2 का भाग कितना आ गया 160 अपना प्रति किलोमीटर। यानी कार व जीप गति की औसत गति निकालनी हमको, औसत गति हमको निकालनी कितना आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से वो आपकी गति दोनों चल रही है। ठीक है ना। ये आपकी गति उसकी निकल जाएगी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है अब उसको देखना। अब हमारे जो क्वेश्चन आएंगे, देखो इससे अलावा क्वेश्चन नहीं बनते, आप आसानी देख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको लिख भी लीजिएगा। ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो देखना। अब आपका आएंगे पारिवारिक जो क्वेश्चन होते हैं वो आप क्वेश्चन आने वाले, पारिवारिक वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आप आएंगे। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन को समझना फिर करना। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है तथा पुत्र तथा पौत्री की जो औसत आयु 6 वर्ष है। संपूर्ण परिवार की औसत आयु कितनी थी। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको बहुत ही अच्छे लेवल से करना। देखो पारिवारिक क्वेश्चन है, किसी संयुक्त परिवार की, संयुक्त परिवार की, संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है। कितनी है 67 वर्ष है। और माता पिता की देखी जाए तो माता पिता कितनी अपने पास, माता पिता की 35 वर्ष है। ठीक है ना, 35 वर्ष है। और पौत्र तो पौत्री यानी कि पौत्र और पौत्री की जो औसत आयु वो कितनी है वो दे रखी हमको 6 वर्ष है। तो संपूर्ण परिवार की औसत आयु क्या है ये हमको बताना। देखो एक संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु कितनी दे रखी 35 वर्ष, पौत्र और पौत्री की यानी पोता और पोती की औसत आयु दे रखी 6 वर्ष। तो संपूर्ण परिवार की औसत आयु क्या थी ये हमको उसमें पूछा जा रहा है। ठीक है ना, बहुत ही शानदार तरीके से आपको कराऊंगा। देखो समझना, दादा और दादी, देखो दादा प्लस दादी की औसत आयु कितनी दे रखी हमको दे रखी, कितनी दे रखी है 67 वर्ष। अब ध्यान देना, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था संख्या का गुना औसत से कर दे तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, योग प्राप्त होता है। संख्या कितनी है 2, दादा और दादी, औसत कितना है 67, योग कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 यानी कि 134 कितना हो जाएगा, क्योंकि 7 दूनी 14 4 12 कितना हो जाएगा 134। तो योग कितना होगा इनका सिंपल वे आप निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, सीधा इसका 2 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा 134, कितना आ जाएगा 134। ठीक है ना। मम्मी पापा यानी कि माता
माता पिता कितनी है, तो माता पिता कितनी, 35 गुने में 2 बराबर में कितना जाएगा, 70। ठीक है ना। और इनकी पोता और पोती, पौत्र प्लस पौत्री की जो औसत आयु वो दे रखी, वो कितनी दे रखी, 6 गुना में 2 बराबर में कितनी, 12। संपूर्ण की चाहिए हमको, चाहिए संपूर्ण, सभी की चाहिए। तो सभी कितने, 2 4 6 कितना हो गए, 6। और यहाँ पर रियल में कितना हो गया, देखो कितना हो गया, 6 और 7 3 10 11 के 1 से लगे 1, 216 बटे में 6, इससे काटो कितनी बार जाएगा, 3 6 18 और 3 6 36 है, 36 उनकी क्या हो जाएगी, औसत है। यही आप क्या बन जाएगा, इसमें आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। तो देखो इसको आप लिख भी सकते हो, अगर आप लिखना चाहते हो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका, बहुत ही अच्छे लेवल क्वेश्चन आप लिख सकते हो। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही किया जाएगा। आपको ध्यान होना चाहिए कि जो संख्या गुना अगर मैं औसत से कर देता हूँ, देखो फिर लिखना चाहूंगा, संख्या का गुना अगर मैं औसत से कर दूंगा तो मेरे पास योग प्राप्त होगा। बस इस चीज को आप ध्यान रखना। इसमें औसत प्रश्नावली के अंतर्गत यही चीज ध्यान रखना कि संख्या गुना अगर औसत से कर दिया जाए तो हमारे पास योग प्राप्त होता है। उसी प्रकार देखो मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको, ये तो योग है, ये संख्या है, ये औसत है, ये औसत है, योग संख्या। ठीक है, ऐसा आप आसानी से लिख सकते। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष थी। यदि वर्तमान में एक व्यक्ति जो परिवार का मुखिया था उसकी मृत्यु हो जाती है, उनकी औसत आयु में अब भी 35 वर्ष है, तो बताओ मुखिया की आयु कितनी थी। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, समझना। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जो बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करते हैं, वो वाला क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला। देखो बच्चों अक्सर कंफ्यूज करता है क्वेश्चन को इस प्रकार, 5 वर्ष पूर्व एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु। देखो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 5 वर्ष पूर्व एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष थी। कितनी थी, 35 वर्ष थी। ठीक है ना, कितनी थी, 35 वर्ष थी। यदि वर्तमान में एक व्यक्ति जो परिवार का मुखिया था, की मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। देखो एक परिवार की 5 वर्ष पूर्व परिवार की औसत आयु 35 वर्ष थी। यदि वर्तमान में एक व्यक्ति जो परिवार का मुखिया था उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी औसत आयु अब भी 35 है, तो उनकी औसत आयु अब भी 35 वर्ष है। तो मुखिया की आयु बताइए, तो मुखिया की आयु बताओ, जो आदमी मर गया था ना उसकी आयु बताइए। देखो एक परिवार है 5 वर्ष पूर्व, देखो इस चीज को समझना, पूर्व का और पहले का बाद का फंडा समझना। देखो पूर्व, पहले और बाद, पश्चात, ये चीज को समझने चीज होती क्या, देखो ये चीज आपको समझना है। इसको देखो, जब आपको मैं एज रिलेशन वाले क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, एज प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, इनकी आयु संबंधी जब क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, तब आपको पूर्व, पहले, बाद, पश्चात इन शब्दों का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ेगा। पूर्व यानी कि बात होती, देखो एक होता है वर्तमान, एक होता है भविष्य, है ना, और एक होता है भूतकाल, जिसे हम भूत बोलते हैं, यानी बीते हुए दिन। देखो ये तो होती है वर्तमान के बाद जो अपना चल रहा होता है, यानी कि देखो पहले या पूर्व तो यानी कि भूत की बात कर रहा है, बाद पश्चात यानी कि इसकी बात कर रहा है। ध्यान रखना, ये तो होती है बाद की या पश्चात की बात, और यहां पर बात की जाती है पहले की या फिर पूर्व की बात। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना है कि पहले की बात कर रहा है, यानी कि ये बात कर रहा है 5 वर्ष पूर्व, भूत की बात कर रहा है, यानी कि वर्तमान से 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। यानी कि यहाँ पर वर्तमान आयु उसकी 10 वर्ष थी एक व्यक्ति की, तो 5 वर्ष पूर्व यानी कि कितनी होगी, अब इसकी वर्तमान 10, 5 वर्ष पूर्व इसकी कितनी होगी, 5 रही होगी। अब वर्तमान आने के लिए इस 5 वर्ष को ऐड करेंगे तब इसकी 10 होगी। ठीक है ना, वर्तमान 10 है तो 5 इसकी घटा दो इसमें से, और अगर वर्तमान से आगे बाद बात करें तो 5 इसमें जोड़ दो, यानी कि भविष्य में इसकी कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद। तो बोलता ना कि वर्तमान आयु 10 है तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी, तो 5 वर्ष बाद 15 हो जाएगी।
वर्तमान में 10 से 5 वर्ष पूर्व कितनी थी? 5 वर्ष थी। बस ये था। इसके लिए तो आपको क्या करना, इन दोनों के लिए तो आपको माइनस करना, इन दोनों के लिए आपको प्लस करना। लेकिन ये क्वेश्चन अभी आपको समझ में अच्छे से नहीं आएंगे, तब जाके आपको मैं आईयू रिलेशन पढ़ाऊंगा, तब जाके बहुत क्लियरली समझाऊंगा आपको, बिल्कुल बिना सूत्र बिना एक्स के आपको कैसे समझ में आने। देखना बहुत ही शानदार लेवल्स में आपको इसको कराऊंगा आपकी इस प्रश्न में, ठीक है ना। तो 5 वर्ष पूर्व 5 सदस्य जो औसत 35 वर्ष थी। देखो वर्तमान देखा जाए, वर्तमान में कितनी थी? देखो 5 वर्ष पूर्व 5 व्यक्तियों सदस्य जो औसत आयु 35 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले 5 व्यक्ति थे, 5 वर्ष पहले थे, पूर्व पहले थे 5 व्यक्ति थे, 5 वर्ष पहले तो औसत आयु कितनी थी इनकी? कितनी थी? 35 थी, ठीक है ना। तो 5 वर्ष पूर्व यानी कि एक व्यक्ति, एक तो 5 वर्ष पहले यानी 5 से गुना कर दो कितना आ जाएगा? 25। तो आयु उनकी पहले थी, वर्तमान से पहले थी 25 आयु, ठीक है ना। इस चीज को हम ध्यान रखना। तो अब मैं आपको इसको ऐसे लिखूंगा जैसे आपको समझ में आ जाए, यानी कि 5 वर्ष पूर्व की आयु, 5 वर्ष पूर्व की आयु वर्तमान मानने के लिए क्या करेंगे हम? 5 गुने में 5 यानी कि 25 वर्ष, यानी कि वर्तमान मानने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। वर्तमान के लिए कर दी। और उनकी वर्तमान आयु कितनी? 5 गुना में, क्यों 5 सदस्य 5 गुना में 35, ये उनकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 35। ये कितने? 25 का 5 कहां से लगे? कितनी? 2 और 5 15 तो कितना हो गया? 17। 175 कितने हो गए? 175, इनकी ये वर्तमान आयु होगी। अब देखो ये तो इनकी वर्तमान आयु थी, लेकिन 5 वर्ष पूर्व की आयु और ऐड करेंगे क्योंकि वर्तमान माना हमको। देखो मैंने आप ये चीज समझाई कि ये आपकी आयु थी, ये आपकी वर्तमान आयु थी। इससे पहले आपकी आयु थी मानोगी 5 वर्ष थी, ठीक है ना। ये पूर्व की आयु थी। अब हम वर्तमान आओगे तो 5 इसमें जोड़ोगे तभी 10 होगी ना। ये तो आपकी वर्तमान है, तो इनको इसमें जोड़ोगे तभी तो बढ़ेगी। टोटल आयु कितनी हो जाएगी आपकी? 200। तो आपकी जो वर्तमान जो आयु थी ना वो कितनी हो जाएगी? अब आपकी वर्तमान आयु 175 प्लस में कितनी हो जाएगी? 25 बराबर कितनी हो जाएगी? 200, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि वर्तमान में जो 5 व्यक्ति थे उनमें से एक मर जाता है, कि वर्तमान जो 5 व्यक्ति थे ना उनमें से एक मर जाता है। बचे कितने व्यक्ति? 4 व्यक्ति। जो आपका मुख्य था वो मर गए, तब भी उनकी कितनी होती है? 35 उनकी आयु होती है। तो कितना हो जाता है? 35 तो 70, 70 और 70 कितना होता है? 140। कितना हो गया? 140। देखो अब सुनना, वर्तमान में तो उनकी आयु कितनी है जब वो व्यक्ति मर गया था? वर्तमान में आयु कितनी है उसकी? वर्तमान में आयु कितनी जब वो मर गया था तब तो उनकी आयु कितनी? 140। और जब वो जीवित था तब उनकी वर्तमान आयु कितनी थी? 200। जब वो जीवित था, यहाँ पर वो मर चुका है, यहाँ पर जीवित था, ठीक है ना। यहाँ पर उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब उसमें पूछा रहा कि मृत्यु होगी, अब उसकी मुखिया की आयु कितनी थी? जब वो जीवित था तब इतनी, वो मर गया तब 160 हुई, तो घट की कितनी होगी? 60 वर्ष का रहा होगा वो। बस इसका यही तो आंसर था। इसको इसी विजय में आपको समझ में आ जाएगा। देखो अब मैं आपको फिर समझाना चाहूंगा। देखो इसमें कुछ ही नहीं समझने के लिए। जो 5 वर्ष जो 5 वर्ष सदस्य जो 5 वर्ष के थे, 5 वर्ष पहले एक सदस्य 5 वर्ष का रहा होगा। देखो कि मैं कैसे समझाऊं आपको इस चीज को। देखो समझना कि एक सदस्य था वो 5 वर्ष का था, यानी 5 सदस्य थे 5 वर्ष के 25 तो ऐसे आ गए। लेकिन एक सदस्य था ना वो 5 वर्ष तक, तो कितना आ गया? 5 वर्ष का एक सदस्य 2 कितना हो गए? 10 वर्ष के। 5 सदस्य 5 वर्ष के कितना हो गए? 25 वर्ष के। ऐसा है 25, ठीक है ना। और वर्तमान आयु में इसको जोड़ना पड़ेगा, वर्तमान आयु में इसको जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर आप कितना आएगा? 175 आ गए वर्तमान। लेकिन रियल वर्तमान आयु उसको कितनी होगी? 200 की। वर्तमान में जीवित था तब तक उसकी 200 आयु, मर गया तभी 140। तो रियल में उसकी 240 थी, मरने वाली कितनी होगी? 140 हो गई, घट के कितनी होगी? 60 वर्ष का तो व्यक्ति था तभी तो मर गया। तो ऐसे इन क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है ना। तो प्यार से आशा करूंगा एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन, एक बार आप स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा। चलिए अगला जो अपना क्वेश्चन है देखो वो क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देख लो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। चलिए पूरा मिटाना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। 3 वर्ष पूर्व एक 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। यदि उनकी वर्तमान आयु में एक बच्चे को शामिल करें तो आज भी उनकी परिवार की औसत आयु उतनी ही बनी रहती है, तो बच्चे की आयु कितनी थी? देखो इसमें बहुत अच्छा प्रश्न है, उसका जस्ट अपोजिट प्रश्न विपरीत है, ठीक है ना। 3 वर्ष पूर्व
3 वर्ष पूर्व एक 5 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। यदि उनकी वर्तमान आयु में एक बच्चे को शामिल करें तो आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही रहती है। तो बच्चे की आयु क्या होगी? बच्चे की आयु क्या थी या फिर क्या है? देखो, 3 वर्ष पूर्व एक 5 सदस्य के जो परिवार था उसकी औसत आयु 17 वर्ष थी। यदि उनकी वर्तमान आयु में एक बच्चे की आयु शामिल कर ली जाए तो भी उनकी औसत आयु उतनी ही रहती है। तो बच्चे की आयु ज्ञात करो। देखो, सिंपल सा फंडा, कुछ भी नहीं है, समझने की कोशिश करेगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो, 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्य की औसत आयु, 3 वर्ष पहले 5 सदस्य की औसत आयु कितनी होगी भाई? हम 3 गुना 5 से कर देंगे, कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। क्योंकि आपको पता होगा कि संख्या गुना औसत से कर दे तो बस क्या आ जाता है? योग प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना? 3 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, 3 वर्ष पूर्व की आयु है, 3 वर्ष पूर्व की ये आयु थी हमारे पास 15 वर्ष। लेकिन वो कह रहा है कि 5 सदस्यों की वर्तमान आयु क्या कि 5 सदस्यों परिवार की आयु कितनी थी? 5। यानी कि वर्तमान जो आयु अगर हम देखे जाए तो हमारे पास वर्तमान कितनी हो जाएगी? 5 गुना में 17 वर्ग कितना हो गए? 85 वर्ष। वर्तमान आयु 5 सदस्य थे, 17 वर्ष होता था तो उनका योग कितना होगा? 85 वर्ष। तो देखो, 3 वर्ष पूर्व वर्तमान आयु टोटल देखा है कितना हो जाता है अपने पास? योग हो गया इनकी आयु, वर्तमान जो रियल आयु जो उनकी कितनी होगी? उनकी आयु देखा जाए कितनी हो जाती है? 85 प्लस 15 कितने हो जाते हैं अपने पास? 100। कितने हो जाते हैं? 100 वर्ष। लेकिन अब क्या कह रहा क्वेश्चन अगले में कि उनकी वर्तमान आयु कितनी थी? उनकी वर्तमान जो आयु थी उनकी कितनी थी? 17। वर्तमान आयु में एक लड़का और शामिल कर ली जाए, यानी कि एक बच्चा, यानी पहले कितने 5 सदस्य थे, अब कितने हो गए? शामिल कर लेंगे 6। तो ये 6 से गुना कर दिए, कितना? 17 6 102 वर्ष। यानी कि जब बच्चा शामिल नहीं था तब तो औसत आयु उनकी कितनी थी? 100। तब बच्चा शामिल नहीं था तब तो औसत आयु कितनी थी? 100। और जब बच्चा शामिल हो गया तब औसत आयु कितनी होगी? 102 थी। यानी कि बच्चे की कारण कितना वृद्धि हुई? 2 वर्ष की वृद्धि हुई, जो क्या थी? बच्चे की औसत आयु थी। यही आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। यानी कि 2 वर्ष बच्चे की आयु, इसमें पूछा बच्चे की आयु क्या थी? तो 2 वर्ष क्या थी बच्चे की आयु? जब बच्चा शामिल नहीं किया गया तब तो 100 वर्ष थी, और जैसे ही बच्चे को ऐड कर लिया तब कितनी हो गई? 102। तो बच्चे की औसत आयु कितनी थी? 2 वर्ष थी। आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। ठीक है ना? चलिए, अगला जो क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि 4 सदस्यों वाले एक परिवार की वर्तमान औसत आयु 36 वर्ष है। देखो, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 सदस्यों वाले परिवार की वर्तमान औसत आयु 36 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष है तो सबसे कम आयु वाले इस सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बस समझते जाएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये तो आप समझ में आ गया ना भाई कैसे आया? क्योंकि देखो, 3 वर्ष पूर्व आयु पूछी कितनी होगी? 15 वर्ष थी। वर्तमान में जोड़ा कितने? 85। दोनों आयु पूर्व के वर्तमान आयु कितनी होगी? 100 वर्ष। जब यहाँ पर बच्चा शामिल नहीं था, जैसे बच्चों को शामिल किया तो कितना होगा? 102। यानी कि 100 वर्ष तब थी जब बच्चा शामिल नहीं था, शामिल किया तो कितना? 102। तो बच्चे का आयु कितनी थी? 2 वर्ष। ये हमारा क्या बन जाएगा? आंसर यही हमसे पूछा, इसमें जा रहा था। ठीक है ना? आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। देखो, ऐसे ही मैं क्वेश्चन करवाता हूँ बिना सूत्र बिना एक्स के। तो देखो, फिर कहना चाहूंगा, अगर वाकई आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, एक बार चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा कर भी ऑल पर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हर एक वीडियो नोटिफिकेशन जिससे मिलता है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? 4 सदस्यों वाले एक परिवार के वर्तमान औसत आयु 36 वर्ष है। 4 सदस्यों वाले एक परिवार की
4 सदस्यों वाले एक परिवार की वर्तमान औसत आयु, वर्तमान औसत आयु 36 वर्ष है। कितनी है? 36 वर्ष है। यदि देखो यहां से क्वेश्चन समझना, यदि परिवार के सबसे कम यदि परिवार के सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु कितनी? 12 वर्ष है। देखो इस क्वेश्चन को समझना, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे कम आयु वाले इस सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी? देखो कि 4 सदस्यों वाले एक परिवार की वर्तमान आयु 36 वर्ष है, ये तो आपको पता चलेगा। यदि परिवार के सबसे कम आयु वाले, यानी कि परिवार का जो सबसे कम आयु वाला जो व्यक्ति था कि वर्तमान आयु 12 वर्ष है, उसकी वर्तमान जो आयु ना 12 वर्ष है, सबसे कम जो 12 वर्ष का जो वर्तमान आयु, जो सबसे कम आयु वाला व्यक्ति था, उसके जन्म के समय इस परिवार की आयु कितनी थी? उसके जन्म के समय, यानी कि देखो ये इसकी वर्तमान जन्म इसका पहले हुआ होगा। देखो समझना, इस फंडे को समझना। यहां तो इसकी वर्तमान कितनी है? वर्तमान आयु कितनी है इसकी? 12 वर्ष। तो जन्म हुआ होगा इसका, यहां पर जन्म हुआ होगा, यानी कि 12 0 पर हुआ होगा इसका जन्म, जब इसकी आयु 0 वर्ष थी, यानी कि 12 वर्ष पूर्व, यानी कि इस कह सकते हैं हम 12 वर्ष पूर्व, यानी हम कह सकते हैं 12 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी थी? 0 थी। 12 वर्ष पहले, यानी वर्तमान 12, तो 12 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी थी? 0 थी। तो जब पता ही क्या कह रहा है कि सबसे कम आयु वाले वर्तमान इतनी है, तो इसके जन्म समय यहां पर हमको आयु बतानी, इस समय आयु परिवार कितनी थी। भाई इसमें पूछा जाएगा कि इसकी वर्तमान आयु 12 वर्ष, ठीक है ना, ये आपको समझ में आ चुकी 12 वर्ष है। लेकिन ये कह रहा है इसका जन्म 12 वर्ष पहले हुआ होगा, इसका जन्म वर्तमान से पहले हुआ होगा, 12 वर्ष पहले हुआ। तो जब इसका जन्म हुआ था तब इसके समय वर्तमान इसके समय जो परिवार की औसत आयु थी वो कितनी थी इस समय, इस टाइम हमको बताना, ठीक है ना, इस चीज को समझना। अब देखो ये चीज क्लियर होगी ना। देखो ये कह रहा 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत 36 वर्ष। सिंपल मैंने क्या बताया था, संख्या का गुना औसत से कर दो, आपका योग प्राप्त हो जाएगा। 36 दूनी 72, 144 होते, कितने होते? 144 योग आ गया। ये 4 सदस्यों वाले औसत आयु होगी। अब क्या कह रहा है कि सबसे कम परिवार वाली जो औसत आयु 12 वर्ष थी, यानी कि 12 वर्ष जन्म के समय हमको निकालनी, जन्म के समय वर्तमान आयु कितनी इसकी? 12 वर्ष, क्योंकि 12 वर्ष इसकी वर्तमान आयु है। तो वर्तमान आयु में जो 4 व्यक्ति थे ना, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? आसानी से हम निकाल पाओगे। तो इसकी जो वर्तमान आयु वो कितनी हो जाएगी? हमको वर्तमान आयु चाहिए, तब तक हम वर्तमान आयु नहीं निकाल पाएंगे, तब तक नहीं। देखो तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? देखो इसकी 12 गुने में 4 बराबर कितनी होगी? 48। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर ये 48 आया कहां से? क्योंकि ये जन्म से पूर्व की आयु निकाल रहे हैं, जन्म से पूर्व की आयु। भाई जब 4 सदस्य थे तब इसका जन्म हुआ था। देखो समझो, यहां पर इसकी 12 वर्ष वर्तमान आयु है, यहाँ इसका जन्म हुआ तो घर में 4 सदस्य पैदा हुए, यानी कि जब इसका जन्म हुआ तो घर में सदस्य कितने हो गए? 4, यानी कि इसके जन्म की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर इसकी 12 वर्ष पूर्व, यानी कि 12 वर्ष पहले का वर्तमान में लाने के लिए हम 12 से गुना करेंगे तभी तो वर्तमान आयु आएगी इसकी 12 वर्ष। लेकिन हमको पूछा कि जन्म के समय कितनी थी, तो सिंपल सा फंडा है 48, इसमें से माइनस कर दो, यानी 48 साल इसमें से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? ये तो इसके देखो जन्म से पूर्व की आयु है, जन्म के समय की आयु है, जन्म के समय की आयु है, ये इनकी वर्तमान आयु है, ठीक है ना, ये सदस्य की वर्तमान आयु है। अब कह रहा है 144 वर्तमान जन्म समय इतनी थी, तो 144 में से अगर मैं 48 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 6 और 13 9 कितना होगा? 96,
यानी 96 आ गई। अब हमसे पूछा कि जन्म के समय यानी कि सबसे कम आयु वाले इस सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी थी, परिवार सदस्य कितने थे 4, तो 4 के इसमें भाग दे दो, कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 24 वर्ष आपका क्या बन जाएगा इसमें आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, जन्म के समय उसकी कितनी थी 24 वर्ष, और परिवार प्रत्येक आयु थी 24 वर्ष थी। अब ये चीज आपको समझ में नहीं आई, लेकिन इसको दोबारा समझना। देखो मैं आपको बहुत क्लियर में समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ना आया हुआ क्वेश्चन, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। सब इसमें डबल बार दे रखा है ना, ये सबसे कम तब आपको समझ में नहीं आ रहा। देखो संख्या का गुना अगर औसत से करते तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, योग प्राप्त होता, राइट। संख्या कितनी, पहले 4 संख्या थी, औसत कितना था 36 था, योग आ गया 144। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि जो सबसे कम, जो परिवार का जो सबसे कम आयु वाला जो व्यक्ति था, सदस्य था, उसकी जो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु कितनी है 12 वर्ष, ये इसकी वर्तमान आयु है। तो इसके जन्म के समय सभी परिवार की टोटल आयु कितनी थी, यानी पूर्व, यानी कि ये तो वर्तमान है, पूर्व जन्म के समय इसकी जो आयु थी 12 गुने में 4, तो 4 व्यक्ति कितनी थी 48, तो व्यक्तियों की आयु थी, यानी जन्म के समय सभी परिवार की आयु 48 कम होनी है, इसमें से वर्तमान में से 48 कम होनी है। तो वर्तमान में से माइनस जन्म की आयु, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। जन्म की आयु कितनी हो जाएगी 144 माइनस 48 बराबर 96, कितना जाएगी 96। तो पूछा जा रहा है सदस्य के समय जन्म के समय परिवार की औसत आयु, परिवार की औसत आयु कितनी रहेगी 96/4 कि 4 सदस्य टोटल कितना जाएगी 36, तो ये अब क्या बन जाएगा, नहीं कितना आ जाएगी 24 आ जाएगी, कितना आ जाएगी 24, ये अब क्या बन जाएगा इसमें आंसर बन जाएगा। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा कि ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। देखो मैंने आपको बहुत ही क्लियर वे में समझाया, बहुत ही शानदार तरीके से। कल जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखो आज के सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, कल जो अपने क्वेश्चन पढ़ेंगे वो कुछ अच्छे लेवल क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे कि 5 वर्ष पूर्व शादी के समय पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी, यदि अब उनके एक बच्चा भी है और बच्चे सहित पति पत्नी की औसत आयु 20 वर्ष है, तो बच्चे की उम्र क्या थी। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। बहुत ही शानदार तरीके वाले क्वेश्चन हम कल पढ़ेंगे, और कल के बाद जो अपने क्वेश्चन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अनुपात से संबंधित क्वेश्चन। उसके बाद फिर हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सीधे क्रिकेट से संबंधित, घटनाओं से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है ना। कल का सेशन बिल्कुल देखना मत भूलिएगा, बहुत ही शानदार का सेशन होने वाला है, बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ही अच्छे लेवल से मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इसमें। लेकिन अगर वाकई वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके अवश्य जाइएगा, और शेयर भी करके जाइएगा, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे उतना आपको ही फायदा होगा, क्योंकि जितना इस परिवार को आप बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि मैं उससे और बेटर चीज़ लाने की कोशिश करूँगा आपको इसी चैनल के माध्यम से। बहुत सारी चीज़ें आपको मैं देता रहता हूँ, पर पल की जानकारी देता रहता हूँ, जैसे कोई आपकी न्यूज हो उससे संबंधित, या फिर मैथ को तो आप ऐसा समझो कि मैथ को तो मैं आपको कंप्लीट करूँ बिल्कुल नॉर्मली, पूरी मैथ को बिना बिना फॉर्मूले के करा दिखाऊंगा मैं इसी चैनल पर। बस आप लगातार जुड़े रहिएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी करते जाइएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिए। सबसे बड़ी बात, अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हो ना, तब आपको चीज़ समझ नहीं आती। ऐसा नहीं कि आप इसको समझते हो, पढ़ते हो, आगे चले जाते हो, क्योंकि मैं आपको जो चीज़ जब समझाता हूँ बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल बच्चों की तरह समझाता हूँ। जो छोटे बच्चे होते हैं ना 1st 2nd क्लास, उनको समझाते उसी हिसाब से मैथ समझाता हूँ। तब तक आपको मैथ्स का बेसिक नहीं आएगा, तब तक आप मैथ को नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। इसलिए मैथ के साथ बेसिक को पढ़ना जरूरी है। हालांकि क्वेश्चन किताब में आपको ढेर सारे मिल जाते हैं, बहुत सारे मिल जाते हैं, वहाँ आप कर सकते हो, लेकिन उनको समझने का, उनको बिना तरीके से, बिना फॉर्मूले से करने का तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो प्यार से मिलते हैं बहुत जल्दी किसी ऐसी और न्यूज में। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। लेकिन चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है ना।